तो अभी तक हमने दो क्वेश्चन देख चुके हैं। कौन कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 था आइंस्टाइन का ए एंड बी कोफिशिएंट, और क्वेश्चन नंबर 2 में रूबी और विलियम न्यूटन को मैंने साथ में लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग डेरिवेशन है, ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर है। ऑप्टिकल फाइबर को तो मैंने बस बहुत डिटेल में नहीं दिया है, परंतु आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में तो ये सब कवर कर रही हूँ, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर क्या है, हाउ टू प्रोपोगेट द लाइट विद इन द ऑप्टिकल फाइबर, उसके टाइप्स क्या हैं और उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, ये जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी लिखाया हुआ है, नोट्स में भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, बहुत इजी भी है, इसको आप एक बार पढ़ जरूर लें, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो शॉर्ट नोट में, इवन इस तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होता है वो कभी कभी लॉन्ग टाइप में भी आता है, तो उसको तो मैं यहाँ नहीं ले रही हूँ, मैं तो जनरली डेरिवेशंस ही ले रही हूँ। और मेरे हिसाब से तो ये तीनों क्वेश्चन करने के बाद उसका परसेंटेज जो होता है बहुत कम रह जाता है, शॉर्ट टाइप के लिए ही रह जाता है, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ जरूर लें ऑप्टिकल फाइबर को। मेरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, जो कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, और उसी के बेस पे आपको डेराइव करना है एक्सप्रेशन फॉर द एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस एंड द न्यूमेरिकल अपर्चर। अब क्या किस तरीके से है उसको अपन देख लेते हैं। सबसे पहले TIR पर डिस्कस करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल यानी पूरा, इंटरनल यानी ऐसा रिफ्लेक्शन जो कि इंटरनली हो जाए। तो इसको हम ऐसे देखते हैं कि मान लीजिए जब कोई भी रे होती है किसी भी डेंसर मीडियम, डेंसर मान लो जहाँ यहाँ जो है ये मान लो ग्लास से चलती है और किस में जाती है, एयर में जाती है, रेयर मीडियम में जाती है। दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए हैं, इसका डेंसर का N2 है और रेयर का कितना है, N1 है। तो जो इसकी प्रॉपर्टी है और जो कि रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या कहते हैं कि ये जो होगी ये नॉर्मल से क्या हट जाएगी, चूंकि डेंसर से रेयर आई है तो ये जो नॉर्मल होता है इससे क्या हो जाती है, दूर हट जाती है, ठीक है ना, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, थोड़ा सा क्या हो जाती है, हट जाती है। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ और ये हुआ आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब मैं थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट देती हूँ। ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, इंसिडेंस का एंगल बढ़ा देते हैं। इंसिडेंस का एंगल बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो R की वैल्यू है वो क्या होती जाती है, उतनी कम हो जाती है, ठीक है ना। ये सेकंड केस हो गया। यदि थर्ड केस में देखूं कि मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है और ज्यादा बढ़ा दूं, तो ये स्थिति होगी कि ये जो R है ये पूरी तरीके से किसके ऊपर आ जाएगा, एक्सिस के ऊपर ही आ जाएगा, यानी ये स्थिति होगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना बढ़ा दिया कि ये R जो है, जो R था, ये R जो था ये पूरी तरह से किसके ऊपर आ गया, एक्सिस पे आ गया। लेकिन ये कंडीशन इस एंगल के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, ये कंडीशन कहलाती है क्रिटिकल कंडीशन। अब यदि इसके आगे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाती हूँ, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा करती हूँ, तो क्या होगा कि अब मैं अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगी तो चूंकि आपकी ये ऑलरेडी इधर आ चुकी थी एक्सिस पे, तो अब ये चूंकि नॉर्मल की तरफ तो ये जा नहीं सकती है, क्योंकि आपका लॉ यही कहता है कि नॉर्मल से दूर ही हटनी है। तो ये क्या होगा, ये दूर हटते हटते किस में ही एंटर कर जाएगी, ये दूर हटते हटते एंटर इसी मीडियम में कर जाएगी। मतलब जिस मीडियम से चली थी डेंसर से, ग्लास से, उसी मीडियम में ये क्या कर जाएगी, रिमेन रह जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से होते होते ये हुआ है कि जो रिफ्रैक्शन हुआ था, रिफ्रैक्शन होते होते अल्टीमेटली एक प्रकार से किस में कन्वर्ट हो गया, अगर उसी मीडियम में है तो वो फिनोमेना क्या बन गई, रिफ्लेक्शन बन गई। तो इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये एक मेन प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है किसका, TI, इसका आपका ऑप्टिकल फाइबर का, कि ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट होती है वो इसी तरीके से क्या होती है, प्रोपोगेट होती है। मैं बहुत डिटेल नहीं ले रही हूँ इधर, क्योंकि मुझे यहाँ डेरिवेशन आपको काफ़ी लेंदी कराना है। आपने ऑप्टिकल फाइबर जब भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसी प्रिंसिपल के आधार पर ऑप्टिकल फाइबर बनाया जाता है, जहाँ कोर होती है और जहाँ उसके दोनों तरफ क्या होता है, क्लैडिंग होता है। तो जो कोर होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेफिनेटली डेंसर रखना है, मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है, और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो क्या होता है, कम होता है। लेकिन दोनों का जो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर एक सा रहे, इसलिए हम दोनों के लिए जो मीडियम होता है, मतलब दोनों के लिए जो मटेरियल लेते हैं, जैसे यदि हम सिलिका लेते हैं तो दोनों के लिए सिलिका लेंगे, लेकिन इम्प्योरिटी इसमें कुछ अलग मिलाते हैं और इसमें हम इम्प्योरिटी नहीं मिलाते हैं, और इसकी क्या करते हैं, डेंसिटी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगी आपसे। फिलहाल मैं बात चूंकि किसकी कर रही हूँ, TIR की कर रही हूँ, तो मैं TIR को ही थोड़ा सा निकाल के
और बता दूं कि स्नेल्स लॉ भी हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़े, जो मैंने आपको बता दिया। हमने स्नेल्स लॉ भी पढ़ा था, तो स्नेल्स लॉ में हम क्या पढ़ते थे कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। यहाँ म्यू टू की जगह हमने क्या लिया हुआ है n2 और ये लिया हुआ n1, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ नोटेशन आपका चेंज है। तो यदि मैं बात करूं क्रिटिकल एंगल की, जो मैंने भी आपसे थ्योरेटिकली बोला है, यदि आप इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या बोल सकते हैं कि इस समय जो मेरा एंगल था थीटा आई, ये क्या बन चुका था, क्रिटिकल एंगल बन चुका था, जबकि आर किस पे आ चुका था, इस पर पूरी तरह से एक्सिस पे आ चुका था। तो यदि मैं इसको देखूं तो क्रिटिकल एंगल जो था, जो थीटा आई था, वो क्या बन चुका है, क्रिटिकल एंगल यानी थीटा सी, ठीक है ना। और जो थीटा आर है, मतलब जो एंगल है, जो रिफ्रैक्शन का एंगल है, वो कितना बन चुका है, 90। तो ये बन गया आपका क्या, 90, ठीक है ना। तो ये इसमें अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाती है साइन थीटा सी अपॉन साइन 90, ओके, इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। साइन 90 की वैल्यू हमको पता होती है कि 1 होता है, तो यहाँ क्या बचा, साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, या थीटा सी यानी क्रिटिकल एंगल यदि हम निकालें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, साइन इनवर्स n2 अपॉन n1, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपको ये जो वैल्यू मैंने निकाली थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स n2 अपॉन n1, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी बेसिक प्रिंसिपल को लेते हुए अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस का, ठीक है। तो फिलहाल सिर्फ याद क्या रखना है कि साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 अपॉन n1, ठीक है ना। क्रिटिकल एंगल के बाद आते हैं, अब ऑप्टिकल फाइबर पर आते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर के बारे में जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि इसका जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि कैसे ये बनता है, कैसे लाइट प्रोपोगेट कैसे होती है, ये तो आपको लगभग मैंने समझा दिया, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझा दिया। लेकिन इसके कहना चाहिए कंस्ट्रक्शन में क्या क्या यूज़ करते हैं, शॉर्ट में ज़रूर बता देती हूँ कि इसका जैसे ये कोर जो होता है, यानी कि जो सेंट्रल जो पार्ट होता है, ये काफ़ी पतला होता है, लगभग 50 म्यूएम का होता है, और ये सिलिका का होता है। सिलिका जो होता है उसमें हम थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिला देते हैं, या तो इसमें जो पेंटम ऑक्साइड, पेंटियम ऑक्साइड की मिला देते हैं, जर्मेनियम ऑक्साइड की मिला देते हैं, कोई भी एक इम्प्योरिटी मिला देते हैं। हम किसी भी चीज़ में अगर कुछ भी इम्प्योरिटी मिलाते हैं, पानी में यदि आप चाय बनाने जाते हैं, पानी में यदि आप दूध डालते हैं, पत्ती डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो उसकी डेंसिटी पे क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर भी जब हम सिलिका में ये जर्मेनियम ऑक्साइड या पेंटो ऑक्साइड की मिलाते हैं इम्प्योरिटी, तो ये जो होता है सिलिका जो होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा डेंस हो जाता है। और जो क्लैडिंग होता है, क्लैडिंग यानी कि जो इसका कोर के जो बाहर का पार्ट होता है, क्लैडिंग, जिसकी मोटाई लगभग 100 से 200 म्यूएम होती है, ये जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, बोरिया मिला देते हैं। तो यहाँ जो बोरिया मिलाया, तो इससे इसकी जो कहना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है या जो होता है, वो इसकी तुलना में क्या होता है, थोड़ा सा कम ही होता है। मतलब ये ज़्यादा डेंसिटी बढ़ जाती है यहाँ पर, और यहाँ की डेंसिटी जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है। और ऐसा इसीलिए लगते हैं क्योंकि मैंने अभी आपको TIR पढ़ाया कि TIR में हमें जो लाइट को है ना, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल कराना था। तो अब कोर जो है वो डेंसर होगी और क्लैडिंग जो है वो रेयर होगी। इसका जो सबसे आउटर पार्ट होता है वो शीट होता है, जो कि लगभग 250 से 900 म्यूएम होता है, जो उस पास इसको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। तो तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, इसके 3 सेगमेंट्स होते हैं, सेंटर पार्ट इज कोर, देन क्लैडिंग, देन शीथ। इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, जो मैंने बड़े शॉर्ट में आपको बताया। जब ऑप्टिकल फाइबर पे मैं कभी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी तो मैं इसको आपके से कई इसके एप्लीकेशन और सब कुछ बहुत डिटेल में बताऊंगी। फिलहाल डेरिवेशन के हिसाब से मैंने आपको बताया। तो जब लाइट बाहर से आती है, मतलब एयर से आती है, तो डेफिनेटली एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, n0 है, मतलब 1 लगभग, है ना। एयर का सारे जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग कितना होता है, 1। तो यदि मैं लाइट को यहाँ से एंटर कराती हूँ तो ये एंगल जो हुआ इसका क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, ठीक है ना। और ये जब लाइट इसके अंदर कोर के अंदर आती है, तो कोर के अंदर आके ये किस पर टकराती है, ये जो बीच का एरिया है, ये जो एरिया है, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री किसकी बाउंड्री हुई, ये कोर की बाउंड्री हुई, जो किसको टच कर रही है, क्लैडिंग को। तो इस बाउंड्री को जो है एक नाम देते हैं, उसको बोलते हैं आपको कोर क्लैडिंग इंटरफेस। तो जब ये लाइट स्ट्राइक करती है किसके ऊपर, से इंटरफेस पर, तो चूंकि आपने कंडीशन क्या रखी हुई है, TIR की रखी हुई है, मतलब जो भी मैंने आपको पूरा समझाया था डायग्राम बना के, कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है जो क्रिटिकल एंगल से क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो लाइट को क्या होना है, बजाय रिफ्रैक्ट होकर बाहर जाना है, बल्कि उसको कहाँ आना है, अंदर ही आना है, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है। और बाहर कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है। और कंडीशन हमने एंगल की जो रखी हुई है, इंसिडेंस के एंगल की, वो किसकी रखी हुई है, TIR की। अब
अब कैसे एंगल की कंडीशन को सेट करना है वो मैंने आपको 3-4 केस बना के ड्रॉ करके अभी बताया था। तो जब ये अंदर आती है और ये क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो इस तरीके से ये जब इस सरफेस पर आएगी, इस कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे आएगी, तो यहाँ भी वही स्थिति आएगी कि ये कोर से कहाँ निकलने वाली है, क्लैडिंग में। लेकिन फिर वही कि एंगल ऑफ इंसिडेंस चूंकि सेट ऐसा है तो इसलिए क्या हो जाती है, वापस क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है और इस तरीके से आगे बढ़ती जाती है, लाइट प्रोपोगेट होती जाती है किसमें, ऑप्टिकल फाइबर में। तो यदि हम इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करूं, यानी समझे बात को कि ये जो एंगल है, यहाँ से मैंने जो एंगल इसको किया, इससे ये यहाँ पर गई, हो सकता है मे बी अगर मैं ये एंगल इससे कुछ क्या ले लेती, ज़्यादा ले लेती, मान ली, देखिए ध्यान देना, अगर मैं एंगल इससे कुछ ज़्यादा ले लेती और मेरी रे कुछ इस तरीके से आती और ये रे यहाँ जाके कहीं टकराती, अगर ये कहीं यहाँ कहीं टकराती, तो ये एंगल जो थीटा आर था, ये जो एंगल पहले जो थीटा आर था, जो कि कितना था, लगभग क्रिटिकल एंगल से ये एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से क्या था, थोड़ा ज़्यादा था। जब ज़्यादा था तो आपको याद हो वो डायग्राम जो मैंने अभी बनाया था, ज़्यादा था तभी वो क्या हुआ था, अंदर आया था। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो कि जो थीटा आर की वैल्यू जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, क्योंकि जब क्रिटिकल एंगल होती थी, जब आई की वैल्यू जो है लगभग क्रिटिकल एंगल पे होती थी, तो आर किस पे आ जाता था, इस पे आ जाता था, तो आर इज इक्वल टू कितना होता था, 90 डिग्री। लेकिन जब क्रिटिकल से ज़्यादा होती है तो आर कहाँ आता था, अंदर आता था। तो ये वैल्यू जो है, अगर मैंने इसको और बढ़ाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने क्या किया, और बढ़ा दिया, जब हम यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जा रहे थे तो आर की वैल्यू क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। लेकिन मान लो इसकी वैल्यू कम तो होती है, लेकिन कितनी कम नहीं होती है, मतलब किसके अंदर नहीं आ पाती है, 90 से अंदर आना या थोड़ा बहुत इधर रह जाना। ये वैल्यू डेफिनेटली इसकी आर की कुछ ऐसी होगी कि इसकी वैल्यू इस क्रिटिकल एंगल मतलब 90 से क्या होगी, थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी। जो ये इंसिडेंस यहाँ पे देगा, ये वैल्यू कितनी नहीं होगी, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा नहीं होगी। अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा नहीं है तो लाइट क्या नहीं होगी, क्या नहीं होगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। अगर यहाँ पे आपने इसको बढ़ा दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस को, तो ये आर की वैल्यू क्या हो जाती है, और कम हो जाती है, और वैल्यू जो होती है लगभग क्या होती है, इस मतलब इस एक्सेस से क्या होगी, लगभग कहाँ है, ऊपर है, मतलब वापस नहीं आ पा रही है। तो कुल मिला के यदि मैं देखूं, या मैं इसको ऐसे भी कर सकती थी कि ये जो रे मैंने इधर से इंसिडेंस कराई थी, ये रे हो सकता है मैं इसको कहाँ से इंसिडेंट कराती, इधर से इंसिडेंट कराती, तो भी अगर मैं मान लीजिए इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता वो ये होता, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता ये होता, और अगर ये एंगल भी किससे ज़्यादा है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो ये लाइट क्या होती, वापस क्या होती, रिफ्लेक्ट होती। तो कहना चाहिए मैंने एक लिमिट इधर भी ले ली और एक लिमिट इधर भी ले ली। अगर मैं इससे आगे जाती हूँ और फिर इंसिडेंस कराती हूँ तो लाइट का TIR नहीं हो पाता है, लाइट पास हो जाती है। अगर मैं इससे आगे जाती हूँ फिर लाइट आती है, फिर अगर रिफ्लेक्ट होती है, फिर आर की वैल्यू ऐसी हो जाती है कि ये TIR नहीं हो पाता है। तो कहना चाहिए इस पॉइंट से, अगर मैं इस पॉइंट को नाम सपोज 8' दे देती हूँ, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की वैल्यू ये है कि यहाँ से किसी भी पॉइंट से अगर रे क्या करती है, अंदर एंटर करती है, इंसिडेंस करती है, तो उसका जो एंगल ऑफ कहना चाहिए रिफ्रैक्शन होता है वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से क्या होता है, ज़्यादा होता है, लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। मतलब अगर हमें इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर TIR कराना है तो हमको लाइट को यहाँ से लेके यहाँ के बीच में इसी एंगल में क्या करना पड़ेगा, इसी एंगल से उसको क्या कराना पड़ेगा, एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। इसलिए ये जो लगभग जो कोन टाइप का बनता है, इसी को कहते हैं एक्सेप्टेंस कोन। तो एक्सेप्टेंस एंगल कौन सा हो गया, एक्सेप्टेंस एंगल इज द मैक्सिमम एंगल। ये क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि हमने ये देखा है ये मैक्सिमम है। एक्सेप्टेंस इज द मैक्सिमम एंगल, क्योंकि इसके ऊपर यदि हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है, TIR नहीं हो पा रहा है। तो एक्सेप्टेंस एंगल इज द मैक्सिमम एंगल वेयर द लाइट कैन शो द नेचर ऑफ TIR, जिस पर क्या शो करती है लाइट, किसका नेचर शो करती है, TIR का, या
कोई भी न्यूमेरिक जो भी ये कोई भी आपको ऑप्टिकल फाइबर होता है वो लाइट को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। वो एंगल क्या कहता है, एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। इसलिए ये जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम इसको सेट नहीं करेंगे एक्सेप्टेंस के एंगल को, तब तक हमारी लाइट में TIR नहीं हो सकता। जैसे अभी डायग्राम बनाया था, जब तक I को सेट नहीं करेंगे R का वापस इसी मीडियम में आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसी के लिए आपको डेरिवेशन निकालना है कि ये एंगल कितना होता है, इसके लिए डेरिवेशन निकालो, या कौन सा पैरामीटर्स हैं जिससे हम ये एंगल निकाल सकते हैं। और दूसरा आपको डेरिवेशन किसके लिए निकालना है, न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर मतलब होता है द्वार मतलब होता है रास्ता या दरवाजा। तो एक प्रकार से दरवाजा है, ये द्वार है, ये दरवाजा है जहां के पॉइंट से लाइट कहाँ एंटर करती है, कहाँ इंसिडेंट करती है, कोर के अंदर आती है और TIR करती है। तो इसकी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देनी है कि हम कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू रखें कि लाइट में TIR होना पॉसिबल हो सके। तो उसका रिलेशन कुछ होता है थीटा से, वो अपने को ही फाइंड आउट करना है। बाद में मैं आपको बाय द डेफिनेशन समझाती हूँ कि एक्चुअल में ये दोनों चीजें क्या हैं, जब आप उसका डेरिवेशन निकाल लेंगे। ओके, तो डेरिवेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो जो हो रहा है वो आप लिखते जाइए। सबसे पहले आपका AB इज द इंसिडेंट रे विच इज कमिंग फ्रॉम द एयर, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज N0, ठीक है ना। एंड जस्ट एंटरिंग इन द कोर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज द N1। कोर इज द डेंसर, कोर हैज द डेंसर मीडियम। अगर डेंसर मीडियम है और लाइट रेयर मीडियम से आ रही है, किसका लॉ लगता है, रिफ्रैक्शन का लॉ लगता है। तो स्टार्टिंग किससे हो जाएगी, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। स्टार्टिंग इसी से होगी हमेशा स्नेल्स लॉ की। एट द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ द रे AB, एट द पॉइंट ऑफ एंट्री, वाई, बिकॉज जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो पॉइंट ऑफ द एंट्री पे हो रहा है, मतलब B पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है ना। तो जो इसका लॉ होता है सबको पता है, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। तो यहाँ देख लें, I जो है आपका उसको हमने थीटा I से शो किया है, R जो है उसको मैंने थीटा R से शो किया है। ये आपका थीटा I है, ये आपका थीटा R है। इसको आप अभी I लिख लीजिए समझने के लिए। ये आपका थीटा I है, ये आपका थीटा R है, ठीक है। इज इक्वल टू μ2, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपका सेकंड मीडियम अब कौन हो गया, आपका सेकंड मीडियम कोर हो गया। I कहाँ से है, एयर से। तो फर्स्ट मीडियम क्या हो गया, एयर, यानी क्या हो गया N0। और सेकंड मीडियम क्या हो गया, कोर, यानी कि N1। तो μ2 हो गया N1 और μ1 हो गया N0। समझ में आया। तो ये इस तरह से आपने किसका लॉ अप्लाई कर दिया, आपने स्नेल्स का लॉ अप्लाई कर दिया। तो जो हुआ, लाइट एंटर की, उसको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं, जो हुआ वो हमने लिख दिया। लाइट एंटर की है, रिफ्रैक्ट हुई है, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगा दिया। अब यदि मैं इसको देखूं तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर सकती हूँ। कैसे कर सकती हूँ कि इसमें मेरे को देख के समझ में आता है कि साइन थीटा I तो ठीक है, N0 की वैल्यू भी हमको पता है, क्योंकि N0 क्या है आपका, एयर है, तो इसकी वैल्यू 1 है। बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसकी है कि हमको साइन थीटा R बिल्कुल नहीं पता है। साइन थीटा R की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा R की वैल्यू निकालने के लिए मैंने सिर्फ जो आपका कंस्ट्रक्शन के नाम पे सिर्फ एक यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया है। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है C। तो BCD राइट एंगल ट्रायंगल है BCD। इसको देख के हमको क्लियरली दिख रहा है कि थीटा R प्लस थीटा, थीटा R कौन सा एंगल है, थीटा R आपका ये वाला एंगल है, ठीक है। और इसी लाइन पे बना हुआ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये भी कितना होगा, डेफिनेटली थीटा R, ठीक है ना। और ये थीटा R प्लस थीटा, और प्लस थीटा कौन सा है, जो नॉर्मल से बन रहा है, ये एंगल के इसको नाम मैंने कितना दिया है, थीटा। तो क्लियर दिख रहा है कि अगर मैं इसको और इसको प्लस कर दूं, राइट एंगल बनाए हैं अपने, तो दोनों को यदि मैं प्लस कर दूं तो वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री। तो अगर ये 90 है, वैल्यू हमें किसकी निकालने चलना है, थीटा R की। तो मैं किसको सेपरेट कर लूं, थीटा R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 माइनस थीटा। ओके, अब चूंकि यहाँ पे आपको साइन थीटा R चाहिए, तो साइन थीटा R कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना हो गया आपका, कॉस थीटा। तो अल्टीमेटली आपकी स्थिति ये हो गई है, साइन थीटा I अपॉन कॉस थीटा N1 अपॉन N0, ठीक है ना। तो पहला एस्टेरिस्क यहाँ लगा दें, ठीक है। मतलब जहां तक आपको स्टार्टिंग लेनी है बिल्कुल याद आ जाएगा, AB से लेनी है, स्नेल्स लॉ लगेगा, रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन आगे क्यों बढ़ना है, साइन थीटा R को लेते हुए, ठीक है। अब जो साइन थीटा R है, लेकिन वो किस फॉर्म में आ गया है, कॉस थीटा के फॉर्म में आ गया। कॉस थीटा के फॉर्म में तो आ गया है, लेकिन यहाँ जो कंडीशन है वो डेफिनेटली किसकी कंडीशन है, कि क्रिटिकल की कंडीशन है। एंगल कैसा है, क्रिटिकल एंगल है। मतलब फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ थीटा I, मतलब थीटा I की वैल्यू कैसी है, सबसे ज्यादा है, की
मतलब लार्जेस्ट है, मतलब हमने क्या कह दिया, आई मैक्सिमम बोल दिया। इतनी ज्यादा है कि उस समय क्या होता है, अकर्स व्हेन थीटा इज इक्वल टू कितना, थीटा सी। मतलब जो आपका जो थीटा है, थीटा मतलब जो कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे जो एंगल है वो कितना हो जाना चाहिए, क्रिटिकल एंगल हो जाना चाहिए। क्योंकि क्रिटिकल एंगल के बाद ही जो है वो क्या कहना चाहिए, रे कहाँ आएगी, अंदर आएगी। तो क्रिटिकल आई की वैल्यू यदि हमारी क्या हो जाए, बड़ी से बड़ी हो जाए, कि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, थीटा सी, तो उस कंडीशन को अगर हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा आई आपने बड़ा से बड़ा लिया तो थीटा आई को आपने लिख दिया थीटा आई मैक्सिमम n1/n0, n1/n0 कॉस, और क्रिटिकल एंगल की कंडीशन है तो कॉस के साथ हमने क्या ले लिया, थीटा को क्या लिखा, थीटा सी। अब साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2/n1, ये मैंने अभी आपको इसके पहले जो डायग्राम बनाए थे उसमें प्रूफ करके दिखाया था बकायदा, कि क्रिटिकल एंगल की जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, अब भी निकाला है। तो ये वैल्यू यदि हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है किसमें, कॉस थीटा के फॉर्म में, तो ये तो साइन की वैल्यू होती है, तो कॉस की वैल्यू कैसे बन सकती है, तो सारे जानते हैं कि कॉस की वैल्यू होती है √1 - sin स्क्वायर थीटा। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो इस साइन स्क्वायर की वैल्यू थी कितनी, n2/n1, तो n2/n1 का स्क्वायर, एलसीएम ले लीजिए, n1 का स्क्वायर, यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपन n1 स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको, कॉस थीटा की। तो दूसरा एस्टेरिस्क जो लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा, कॉस थीटा के ऊपर। पहला साइन थीटा आर, फिर दूसरा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू अल्टीमेटली यदि मैं करूं तो क्या निकली, इतनी निकली। ये आपने किसके लिए फाइंड आउट की, आपने इस इक्वेशन के लिए फाइंड आउट की है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इस इक्वेशन की स्थिति क्या हो जाएगी, साइन थीटा आई मैक्सिमम इज इक्वल टू n1/n0, n1/n0 कॉस थीटा सी की वैल्यू हमने ये रख दी, n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर रूट में है तो ये रूट में रहा, अपॉन n1 स्क्वायर है तो ये आपको बाहर आएगा रूट के, तो क्या बन जाएगा, n1 बन जाएगा। तो n1 से n1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर अपॉन n0 सबको पता है, यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू कितनी कर दी, 1। तो यहाँ पर जो हम निकालने चले थे साइन थीटा आई मैक्सिमम कितना आ गया, √n1 - n2 स्क्वायर। तो थीटा आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इधर आ जाएगा तो साइन इनवर्स, वही मैं आपसे बात कही थी कि हमको आई की वैल्यू इतनी ज्यादा करनी है कि आर क्या कर जाए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, अंदर आ जाए। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है यही तो हमारा एक्सेप्टेंस एंगल है, यही तो हमारा एक्सेप्टेंस एंगल है, जो कोई भी कोर क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। तो इसी को कहते हैं थीटा ए, एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस, साइन इनवर्स n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका हो गया क्या, एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस। अब न्यूमेरिकल अपर्चर यदि देखें तो इसके अंदर ये जो क्वांटिटी है साइन इनवर्स वाली, यही क्या कहलाती है आपकी न्यूमेरिकल अपर्चर। तो यदि हम देखें कि ये एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस है तो ये चीज क्या कहलाती है, यही चीज कहलाती है क्या, Na। तो अगर मैं Na का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा, Na इज इक्वल टू, Na का फॉर्मूला क्या बनेगा, इस साइन को अगर मैं ये इनवर्स में है ना इधर ले आऊंगी तो ये कितना बन जाएगा, साइन थीटा ए। मतलब एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस का यदि मैं साइन ले लूं तो वो वैल्यू कितनी बन जाती है, न्यूमेरिकल अपर्चर। अब मैं डेफिनेशन के थ्रू क्लियर करती हूँ कि एक्चुअल में ये दोनों चीजें क्या हैं। तो आपको डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग किससे होगी, स्नेल्स लॉ से। किसको लेके आगे बढ़ना है, साइन थीटा आर को। साइन थीटा अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाने वाला है, कॉस थीटा। तो बनी बात है कॉस थीटा ऑड वन आउट है, तो वैल्यू किसकी निकालना पड़ेगी, कॉस थीटा की। सिर्फ याद रखना है कि बीच में एक क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन जरूर लगेगी। ये कुछ पॉइंट हैं जो मैंने एस्टेरिस्क लगाए हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान में रखें और ये डेरिवेशन कर लें। 10 नंबर का डेरिवेशन है, लेकिन इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं और आते ही हैं, इसलिए मैं 1-2 न्यूमेरिकल इससे करा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से करना है। ये आपका पूरा जो डेरिवेशन होता है किसके लिए हुआ, एक्सेप्टेंस के लिए और न्यूमेरिकल अपर्चर के लिए। बट इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या है और किस तरीके से आपको लिखनी है वो और बता देती हूँ और 1-2 न्यूमेरिकल इसके बता देती हूँ। ओके, नाउ द फाइनल डेफिनेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। रटना नहीं है, समझना है। द एक्सेप्टेंस एंगल इज द मैक्सिमम एंगल, अभी बताया कैसा एंगल है, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट एट लॉन्चिंग एंड। ये जो है जहां से लाइट लॉन्च हो रही है ये क्या कहलाता है आपका, लॉन्चिंग एंड। एट लॉन्चिंग एंड सो दैट लाइट प्रोपोगेट अलोंग द फाइबर। ओके, रटने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा
कि जो आपका एंगल ऑफ क्या है, एक्सेप्टेंस है, कैसा एंगल है, मैक्सिमम एंगल है। कहाँ पर मैक्सिमम एंगल है, कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो मैक्सिमम है। कहाँ है, लॉन्चिंग हेड पर है, लॉन्चिंग एंड पर है। और क्यों है ऐसा मैक्सिमम, ताकि लाइट, सो दैट लाइट प्रोपोगेट क्या, अलोंग द फाइबर। ठीक है। दूसरा, ये जो मैंने आप लोगों को कोन बना के दिखाया था, जिसको मैंने एक्सेप्टेंस कोन कहा था, अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो द कोन फॉर्म्ड बाय, किसने फॉर्म किया, मैंने बताया था यहाँ से लेके यहाँ तक के पॉइंट जो है जहाँ की लाइट क्या है, एक्सेप्टेबल है किसके लिए, आपके कोर के लिए, जो क्या करा सके, TIR। द कोन फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टेंस एंगल along the axis is known as acceptance cone, or you can say launching end is also called the acceptance cone। ठीक है। नाउ न्यूमेरिकल अपर्चर, मैंने बोला था नाम से क्लियर है, दरवाजा है। हम घरों का दरवाजा कैसा बनाना चाहते हैं कि जिसमें मैक्सिमम लोग आ सकें। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि घर का दरवाजा बहुत छोटा हो कि एक या दो व्यक्ति हैं, वो मैक्सिमम इतना लेके चलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। तो वही चीज़ यहाँ है, न्यूमेरिकल अपर्चर इज द गैदरिंग एबिलिटी, किसकी, गैदरिंग एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज टू एक्सेप्ट एंड ट्रांजिट एज मच लाइट एज पॉसिबल, क्योंकि उसके अंदर कौन सी आ रही है, लाइट रेज आ रही हैं। तो न्यूमेरिकल अपर्चर जो है, न्यूमेरिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक फिक्स्ड वैल्यू होती है इसकी, जो गिवन होती है, जनरली ऑलरेडी पैरामीटर्स दिए जाते हैं कि इसकी वैल्यू कैसी होगी कि जो क्या कर सके, उसकी मतलब ये बता सके कि दरवाजा कितना बड़ा है, कि उसके अंदर कितनी लाइट रेज जो है एक्सेप्ट हो सकती हैं, किसके लिए, आगे प्रोपोगेट होने के लिए, या कितनी लाइट को, कितनी लाइट रेज को ये क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो आप शॉर्ट में याद रखें तो याद रखें, न्यूमेरिकल अपर्चर गैदरिंग एबिलिटी है, एक्सेप्टेंस कोन आपका लॉन्चिंग एंड पर बना हुआ कोन है, एक्सेप्टेंस एंगल है वो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस है, कहाँ पर है, आपके लॉन्चिंग एंड पर है। ये तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। और अब मैं एक न्यूमेरिकल करके दो आपको दिखा देती हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप जो इसको बोल रहे हैं न्यूमेरिकल अपर्चर, तो एक्चुअल में ये न्यूमेरिकल वैल्यू किस तरीके से देता है, कैसे इसको काउंट करते हैं, ये अपन देख लेते हैं। और इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन आप पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं न्यूमेरिकल के थ्रू। ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द NA, न्यूमेरिकल अपर्चर कैलकुलेट करना है, एंड हेंस द एक्सेप्टेंस एंगल। और फिर आपको एक्सेप्टेंस एंगल भी निकालना है ऑप्टिकल फाइबर के लिए, जहां आपको गिवन RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस जो दिए हैं, कोर और क्लैडिंग के रिस्पेक्टिवली दिए हुए हैं। मतलब कोर का कितना है आपका 1.5, मतलब गिवन यदि मैं निकालूं तो आपका जो गिवन है वो क्या क्या है, कोर का आप जनरली N1 से शो करते हो, N1 1.45 है, N2 क्लैडिंग का शो करते हो, क्लैडिंग का 1.40 है। क्या क्या निकालना है, NA फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला आप जानते हो, फॉर्मूला क्या होता है आपका, जो NA होता है, NA का फॉर्मूला क्या होता है, जो आप निकालेंगे, अभी आपने निकाला था, लिख लीजिए फॉर्मूला। NA कितना होता है आपका, साइन इनवर्स N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, वैल्यू रख दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स N1 स्क्वायर 1.450 स्क्वायर माइनस 1.40 स्क्वायर। जब इसको पूरा सॉल्व कर लेते हो तो ऐसा कुछ आता है, और जब आप इसकी वैल्यू निकालते हो तो ये कुछ आती है। ये आपका क्या निकल आया, ये आपका निकल आया क्या, NA। ठीक है ना। दूसरा आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस निकालना है। तो एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, साइन इनवर्स NA। तो इसी को उल्टा कर दीजिए, साइन इनवर्स NA तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स, और NA की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल ली है, तो 0.33 इतना, तो ये कितना आ जाएगा आपका 22.1010 डिग्री। ओके, चलिए न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं एक दो। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है जिसमें आपको NA निकालना है, न्यूमेरिकल अपर्चर निकालना है, और साथ में एनहेंस द एक्सेप्टेंस एंगल वो भी निकालना है। जबकि आपको गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस RI हैं कोर और क्लैडिंग के रिस्पेक्टिवली। कोर का कितना है 1.45 और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.40। मतलब गिवन क्या क्या हो गया, कोर को आप किससे शो करते हो, N1 से, N1 हो गया 1.45, N2 हो गया 1.40। क्या क्या निकालना है, NA निकालना है, थीटा A निकालना है। सबसे पहले NA निकाल लेते हैं जो काफ़ी ईजी है। तो NA का फॉर्मूला सब जानते हैं, कितना होता है, अभी निकाला था, √N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। N1 की वैल्यू है, N2 की वैल्यू है, दोनों का स्क्वायर रख देंगे, अंडर रूट में ये वैल्यू आती है, अल्टीमेटली रिजल्ट ये
ये आता है आपका। दूसरी चीज आपको क्या निकालनी है, एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस निकालना है। तो एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस और इसका तो आपने रिलेशन अभी देखा ही था। ये रिलेशन अभी मैंने आपको बताया था कि जो एन ए होता है वो एक्चुअल में कितना होता है आपका साइन थीटा ए के बराबर होता है। तो थीटा ए जो होगा वो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एन ए हो जाएगा। तो यदि ये साइन इनवर्स एन ए होता है तो आप साइन इनवर्स और एन ए की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ये रख दीजिए, ये आपका निकल आता। तो इस प्रकार से एक जो ये बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल है जिसमें आपने क्या क्या निकाल लिया है, एन ए भी निकाला है और न्यूमेरिकल एपर्चर भी निकाला है। तो न्यूमेरिकल एपर्चर की जो वैल्यू आती है ये लगभग इतनी ही होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो किसी भी न्यूमेरिकल एपर्चर के लिए होती है, गैदरिंग एबिलिटी को शो करती है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपसे अब ये वाला न्यूमेरिकल करने बोलूँ कि एक ऑप्टिकल फाइबर है जो आपका ग्लास कोर से बना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है आपको 1.5, ग्लास कोर से बना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, मतलब क्या गिवन है आपका n1 गिवन है। लेकिन एक वर्ड लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, द फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव चेंज। फ्रैक्शनल मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स n1 और n2 का क्या है, n1 और n2 का कुछ चेंज है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है। ये कितना दिया है, इतना दिया हुआ है। तो आपको इतनी चीज़ें निकालनी है, क्लैडिंग का इंडेक्स निकालना है, क्रिटिकल एंगल भी निकालना है। मैंने सारे फॉर्मूले ले लिए जितने मैंने आपको अभी तक इसमें प्रूफ करवाए हैं। एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस और एन ए तो है ही, ठीक है ना। अगर ऐसा डेरिवेशन, अगर ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो एन ए का जो आपका कहना चाहिए, अभी तक आपने डेरिवेशन किया है और एक्सेप्टेंस एंगल का, उसको थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आपने एन ए का जो फॉर्मूला लिखा था वो क्या था, आपका कितना होता था, साइन अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस कितना होता था आपका n2 स्क्वायर। ये आपने निकाला था, कहाँ गया आपका एन ए, ये है। अभी आप लिख रहे थे इसको, जहाँ पे आपका ये अब क्या कर सकते हैं इसमें, हम इसको किस तरीके से एनहेंस कर सकते हैं। देखिए कि इसमें से ये जो अंडर रूट है इसको तो सॉल्व करना मुश्किल है, तो मैं इसको, अगर मैं इसकी ये वाली वैल्यू को पिक करती हूँ n1 स्क्वायर माइनस n2 को, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ a माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी a माइनस बी। ऐसा लिखने का क्या फ़ायदा है कि मैं इसमें यहाँ 2 को डिवाइड करती हूँ, यहाँ n1 को डिवाइड करती हूँ। मैथमेटिकली रॉन्ग है ऐसा, लेकिन सही है यदि मैं इसी से मल्टीप्लाई कर दूँ। अब ऐसा क्यों किया समझें, ये n1 है, ये n2 है, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बहुत बारीक सा अंतर होता है। तो उसका यदि मैं एक बारीक सा अंतर है तो मैं कोई एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लूँ, तो मैं क्या ले लूँ, इन दोनों का क्या ले लूँ, एवरेज ले लूँ। एवरेज लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ना होगा, 2 से भाग देना होगा, मैंने दे दिया। इसके बाद यदि मैं चेंज देखना चाहती हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फ्रैक्शनल चेंज कितना है, तो मुझे क्या करना होगा, इन दोनों का पहले डिफरेंस लेना होगा, और जो आपका मतलब कहना चाहिए बड़ा वाला है उससे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो बड़ा वाला कौन सा है आपका n1 है, तो आप n1 से डिवाइड करना होगा। तो ये प्रकार से ये फ्रैक्शनल चेंज बता देगा और ये क्या बता देगा, एवरेज बता देगा। तो यानी वही करने के लिए मैंने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया, इसको n1 से डिवाइड किया, लेकिन मैथमेटिकली रॉन्ग ना हो इसलिए मैंने इसको 2n1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ओके, लेकिन ये चीज़ जो है, अगर ये हम इसका क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं, तो इस एवरेज को मैं n1 बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने आपको फिर से बताया कि n1 और n2 में बहुत बारीक सा डिफरेंस है, लेकिन n1 बड़ा है, तो इसका एवरेज मैंने मान लिया लगभग कितना है, n1 है। और ये जो है फ्रैक्शनल चेंज है, तो फ्रैक्शनल चेंज को मैंने किससे शो किया, डेल्टा से, और 2n1 आपका एज इट इज है, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू निकली ये n1 माइनस n2 स्क्वायर की वैल्यू निकली। तो na की वैल्यू क्या हो गई आपकी, na की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, अंडर रूट, ये आपने अभी निकाला था ना, na कितना होता था आपका, ये लिखा था आपने, अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका na, अंडर रूट n1 स्क्वायर माइनस, ये आप निकाल के आए हैं, कितना हो जाएगा na की वैल्यू, जो आपने निकाली 2 डेल्टा n1 स्क्वायर, 2 डेल्टा n1 स्क्वायर, इसमें से n1 का स्क्वायर है और रूट में है, इसको मैं बाहर ले सकती हूँ। तो na की वैल्यू एक्चुअल में हुई वो कितनी हुई, n1 अंडर रूट 2 डेल्टा। ये जो फॉर्मूला है इसमें ये जो डेल्टा है ये कहलाता है, जो वर्ड मैं आपसे यहाँ बोल रही थी, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, है ना। इंडेक्स में जो चेंज हुआ उसका क्या निकालना, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू फाइंड आउट करना। तो अगर ऐसा कोई सवाल आता है आपको, तो उस समय आपको ये वाला फॉर्मूला na का काम में आएगा, ना कि ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ है, तो अब यदि हम देखें तो क्या क्या गिवन है आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 गिवन है, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज गिवन है, मतलब क्या गिवन है आपको, डेल्टा गिवन है, और बाकी आपको क्लैडिंग का इंडेक्स निकालना है, मतलब क्या निकालना है, n2 की वैल्यू निकालना है।
क्रिटिकल एंगल निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है, थीटा सी निकालना है, बाकी का सब कुछ निकालना है। तो डेल्टा की वैल्यू अभी हमने देखी है, डेल्टा हमने किसको माना है, डेल्टा हमने किसको माना है, डेल्टा हमने माना है इसको n1 स्क्वायर n1 माइनस n2 अपॉन n1। तो n1 माइनस n2 अपॉन n1, n1 आपके पास है 1.5, n2 आपके पास नहीं है, अपॉन n1 1.5, लेकिन डेल्टा आपके पास है। यदि आप निकालते हैं तो n2 की वैल्यू ये निकल आई आपकी। जहां n2 की वैल्यू निकल आई तो थीटा सी निकालना तो मुश्किल ही नहीं, क्योंकि अभी आपने फॉर्मूला डिराइव किया था साइन इनवर्स n2 अपॉन n1। n2 आपके पास है, n1 आपको गिवन है, n2 अपॉन n1 कर दीजिए, ये आ गई थीटा सी की वैल्यू। फिर थीटा ए निकालना तो और भी आसान है, क्योंकि थीटा ए की वैल्यू तो पता ही है कि साइन इनवर्स n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये दोनों आपके पास है, n1 भी है n2 भी है, n1 की वैल्यू n2 की वैल्यू, ये थीटा ए की वैल्यू आ गई। दूसरा अब जो na निकालना है वो निकालना और सिंपल हो गया, बजाय लंबा फॉर्मूला लेने के सिंपल फॉर्मूला यही वाला ले लीजिए, n1 अंडर रूट 2 डेल्टा, n1 अंडर रूट 2 डेल्टा, n1 1.5 2 डेल्टा, ये हो गया आपका। तो कुल मिला के इस तरीके से आपके इसके न्यूमेरिकल भी कवर होते हैं। और यहाँ आके बच्चों आपका फाइबर ऑप्टिक्स भी खत्म होता है, यानी मेरा क्या जो मैंने लास्ट यूनिट उठाई थी ये 4th यूनिट, यहाँ के भी 3 क्वेश्चन पूरे होते हैं। फिर भी इन 3 क्वेश्चन के अलावा कहूँगी कि आप लोग ऑप्टिकल फाइबर का प्रोपोगेशन, उसके टाइप्स और उसके कहना चाहिए कि जो लॉसेस हैं, ऑप्टिकल लॉसेस होते हैं, ये थ्योरेटिकल है, बहुत इजी है, इसको पढ़ के जरूर रखें, क्योंकि इसका भी कभी कभी ये सारे मिलके एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन तैयार हो जाता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, नोट्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ओके।